मेरी ननद का बड़ा बंगला। जयपुर शहर में पूर्वी रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद स्वाति के नए बने बड़े बंगले की तरफ। तभी उसकी सास प्रभा देवी उसे आवाज देती है, पूर्वी जरा जल्दी कर, स्वाति का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है, तो हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जी माँ जी, बस सब तैयारी है। वही नेहा जो कभी इस घर में मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है मुझे वो दिन। यही सोचकर पूर्वी पुराने दिनों में खो जाती है जब उसकी ननद की शादी हुई थी। भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पूर्वी ने उसका हाथ थाम कर कहा था, स्वाति, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि मेरी बहन माना था। कभी वहाँ कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए और फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से स्वाति उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अरे अब तो आप जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही नई ली है मैंने, वो भी मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही हूँ ना इसमें मैं एकदम कटरीना कैफ। ये सुनकर पूर्वी के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, पर वो मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहने लगी, सच कहूँ स्वाति, तो ये सादगी मेरी पहचान है। और मैं भले ही 10,000 की साड़ियाँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मुझे मिली है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो सादा रहना चाहिए। दरअसल स्वाति एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसका भाई एक कंपनी में छोटी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनकी दाल रोटी चल पाती थी। ऐसे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी शादी पंकज नाम के एक लड़के से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पास एक बड़ा फ्लैट और कुछ गाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने स्वाति के मायके से थोड़ी दूरी पर एक पॉश एरिया में बड़ा बंगला खरीदा था। लेकिन जब से वो अपने ससुराल गई थी, उसमें घमंड आ गया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2,000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुँच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई ही अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ, मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपको पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति, भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रहकर याद आ रही थी।
ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद स्वाति अपने मायके रहने आई, लेकिन इस बार वो किसी चमक दमक के साथ वहाँ पर नहीं आई थी। शाम को जब वो कमरे में बैठी थी तो थोड़ी गुमसुम थी। कमाल है, ये ननद जी को क्या हो गया, ये इतनी गुमसुम क्यों है? स्वाति, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि पूर्वी कुछ कह पाती, उससे पहले ही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति, क्या हुआ? इतने बड़े बंगले की मालकिन, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोग जो सोचते हैं वो सच नहीं। क्या मतलब? मतलब अब इनका बिजनेस डूब चुका है और ये बंगला हमने लोन पर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ठीक से इसकी किश्तें भी नहीं भर पा रहे। अब तो हर वक्त बस यही डर लगता है कि कहीं ये सब हमसे छिन न जाए। तो फिर तुमने हमें ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? और उस वक्त तो तुमने सभी गेस्ट से यही कहा था कि तुमने वो बंगला अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, बिना कर्जे के। हाँ, क्योंकि अगर कमजोर दिखते तो ये दुनिया कुचल देगी, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा था भाभी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से थक चुकी हूँ। अब वो फिर से वही स्वाति बन गई जो कभी उससे लिपट कर रोती थी। फिर पूर्वी ने उसे चुप करवाया। अरे, इंसान बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देखकर खुश होता है, और तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिन तक स्वाति वहीं रही। पूर्वी ने उसे बड़ा सहारा दिया। फिर 2 दिन बाद वो वापस अपने बंगले में जाने लगी। सच कहूँ भाभी, तो जो चैन की, सुकून की नींद हमें इस घर में आई है ना, वो हमें उस बड़े से बंगले में भी नहीं आती, क्योंकि हर पल सर से छत जाने का डर लगा रहता है। इसी डर के साथ वो वापस लौट गई। लेकिन उस वक्त पूर्वी ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि बैंक ने उनका बंगला सीज करने का नोटिस भेज दिया है। स्वाति बदहवास होकर मायके आई। भाभी, भाभी, सब खत्म हो गया, हमारा सब उजड़ गया, हमारा वो बंगला चला गया। कुछ खत्म नहीं हुआ नेहा, रिश्ते भी बाकी हैं, और ये घर भले ही छोटा है लेकिन है तो तुम्हारा भी। अब से आप दोनों भी हमारे साथ इस घर में ही रहिए। यहाँ जगह भले ही कम हो लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई। साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली, जिसमें वो काफी खुश थे। निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा, तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है, और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ, भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम ना करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में कामचोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी, ये मयंक को रख लो। मयंक बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी, सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ। और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी, मैं तो दिन में आराम करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था।
अरे क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ, 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहां खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे वो तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है? अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूँ, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ? कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ, वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ अच्छे से पता है, अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं, जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती हैं वो बेचारी कैसे रह रही होंगी? ये तो अच्छा है कि दीदी पास में ही रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है, वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा, तू सुबह सुबह? माँ अभी बात करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली तो अब बच्चे के लिए टिफिन न रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी? अभी तो तेरी सास खटराटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले, और हाँ अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने ही वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी चाय बनाई रही हो तो अब मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को। देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये 1 कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है, मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का गिलास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ अब छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ, माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं, इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो। और हाँ, अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है
और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब। 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सब का प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सब के लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार कर रहे थे।